हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़। इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें कि हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि अपने लास्ट ईयर एडिक्विटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे, एडिक्विटी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन वन, व्हाट डज द इडियम देयर इज नो गेनिंग द फैक्ट दैट कंट्री इज इन डिफिकल्टीज मीन्स? ऑप्शन ए, देयर इज नो denying that country is facing challenges, the country is making significant progress, the country is refusing to acknowledge its problems, the country is avoiding difficult situations। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इडियम दिया है उसका मतलब क्या है? देयर इज नो गेनिंग द फैक्ट दैट कंट्री इज इन डिफिकल्टी। इसका मतलब है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो देश है वो कठिनाइयाँ फेस कर रहा है। तो इसके हिसाब से अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का भी मतलब सेम ही है, देयर इज नो डिनाइंग दैट कंट्री इज फेसिंग चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का है। इसमें क्या अपने को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। द साइंटिस्ट वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क इन डैश केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक 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 एंड ऑर्गेनोमेटेलिक। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक तो होगा, बट इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी अपनी ऑप्शन ए। ऑर्गेनोमेटेलिक, ये दो वर्ड से मिलके एक स्पेलिंग बनी है। लास्ट ईयर से ऐसे मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, और वो दो वर्ड को मिला के एक स्पेलिंग बन रही थी। तो ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, दो वर्डों को मिला के एक स्पेलिंग बन रही है। विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर अ वर्ड मीनिंग डीपली थॉटफुल और melancholy इन टोन? पेंसिव, 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 पेंसिव। तो डीपली थॉटफुल और मेलंकली, जिस इसका जो मतलब होता है पेंसिव। पेंसिव माना होता है थॉटफुल। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि जैसे जो राइटर वगैरह हैं वो पेन से अपनी स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होके वो चीज़ें करते हैं। तो आप इससे याद, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, पेंसिव मतलब थॉटफुल। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्फ्लैग्रेशन, फायर, एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, फ्लड। तो कॉन्फ्लैग्रेशन का जो सिनोनिम होता है वो फायर होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो आग लग जाती है उसके लिए यूज़ होता है कॉन्फ्लैग्रेशन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। स्टॉर्म मतलब तूफान के लिए होता है, फ्लड बाढ़ होता है। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा फायर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसोट्रिक, इसमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट। ऑब्सक्योर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिप्टिक, एब्स्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स में क्या होता है कि अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो तीन क्वेश्चन सेम मीनिंग बता रहे होंगे, एक डिफरेंट बता रहा होगा, तो उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। बट इसोट्रिक का जो मतलब होता है वो होता है कि जैसे ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ही समझ में आ सके। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो कुछ लोग ही समझ सकते हैं, अनक्लियर, अनडिफाइंड। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, एब्स्ट्रैक्ट। और जिसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम किक्ड अप अ रो। क्रिएटेड chaos with calculated logic, reacted aggressively in a social setting, silently withdrew from a discussion, avoided confrontation altogether। पहले तो इनके जो ऑप्शन है उनका मतलब समझते हैं। क्रिएटेड chaos with calculated logic मतलब कोई क्या कहते हैं, chaos मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना, लेकिन पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब पूरे तर्क के हिसाब से कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, दूसरे का मतलब है रिएक्टेड एग्रेसिवली, सोशली किसी मतलब जैसे कोई इवेंट वगैरह है उसमें अचानक से एग्रेसिवली रिएक्ट कर जाना। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही होगा, वी होगा। किक्ड अप रो का मतलब यही होता है कि कहीं भी सोशली विवाद खड़ा कर देना या कहीं गुस्सा कर देना। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी क्या कह रहा है, साइलेंटली विड्री फ्रॉम अ डिस्कशन, मतलब किसी डिस्कशन से चुपचाप निकल जाना। अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन ऑल टुगेदर, मतलब कि
किसी को सामना ना करना, उससे मतलब चुपचाप साइड हट जाना, उसको नकार देना, किसी को मतलब किसी को फेस ना करना, कन्फ्रंट नहीं करना। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी को फेस करना या उसको जैसे उसके लिए जवाबदेही करना। चूज द करेक्ट वर्ड। वन वर्ड, ये वन या वन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। कार्टोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कॉइन्स की स्टडी होती है वो होती है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। कार्टोग्राफी जो होती है ये अपनी मैप्स की स्टडी को बोलते हैं। एपिग्राफी जो होती है अपनी इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो करते हैं। ठीक है। इंस्क्रिप्शन या उसको एपिग्राफ भी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी जो होती है जो कोडिंग कोडिंग वगैरह की जो सॉल्व कोड वगैरह सॉल्व करते हैं उसकी स्टडी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हीट एनर्जी फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, 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 थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स की स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी, थर्मोडायनेमिक्स। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। जेनोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या अगोराफोबिया। तो ओपन स्पेस के लिए कौन सा मतलब यूज किया जाता है वर्ड, कौन सा फोबिया होता है मतलब खुली जगह से जिसको डर लगता है। तो जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स कह लो, मतलब अजनबियों से जिसको डर लगता है उसके लिए जेनोफोबिया यूज होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज्ड प्लेस या कन्फाइंड स्पेस, मतलब बहुत ही जो घुटन वाली जगह होती है ना, टाइट प्लेस है, लिफ्ट हो गई अपनी, तो उस क्लॉस्ट्रोफोबिक जो पर्सन होते हैं वो लिफ्ट में नहीं जा सकते। एक्रोफोबिया और अगोराफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, जिनको हाइट्स से डर लगता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगोराफोबिया, जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस द टू साइड्स फाइनली डैश एन एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। अराइव्ड टू, अराइव्ड एट, अराइव्ड ऑन, अराइव्ड विथ। तो इसमें जो इसका मतलब है, मतलब काफ़ी महीनों के नेगोशिएशन, मतलब उसका निष्कर्ष जो निकला कि दोनों पार्टियां एक ही पेज पे आ गई हैं, दोनों पार्टी ने फाइनली स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए अराइव्ड एट का यूज़ होता है। ठीक है। अराइव्ड ऑन, ऑन अप ज़्यादातर डेट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि ये उस तारीख को आना है। अराइव्ड विथ किसी के साथ फिजिकली मतलब साथ में होते हैं, पर्सन के साथ होते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। अराइव्ड टू किसी प्लेस पे जा रहे हैं उसके लिए होता है। अराइव्ड एट मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए, उसके लिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एरर बतानी है। द वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद प्रैक्टिकल एडवाइसेस ऑन स्केलिंग ऑपरेशंस इन इमर्जिंग मार्केट्स। तो इसमें जो एरर है वो है द वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद प्रैक्टिकल एडवाइसेस। एडवाइसेस कोई चीज़ नहीं होती, एडवाइस होता है, क्योंकि एडवाइस क्या होती है अपनी अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो एडवाइसेस नहीं होता। तो ठीक है, इसमें सेकंड में एरर है, एडवाइसेस नहीं होगा, यहाँ पे एडवाइस होगा। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे हैड सेंट द इन्विटेशंस बाय कुरियर। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको अपन दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, यही मतलब होता है एक्टिव पैसिव में। ठीक है। तो अपने को एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है। दे हैड सेंट द इन्विटेशन बाय कुरियर। एक्टिव पैसिव में एक चीज़ और होती है कि जैसे अपना जो टेंस है वो सेम ही रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच में होती है वो टेंस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पास्ट में है मतलब वो पास्ट में चला जाएगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें क्या है होगा आंसर इसका, द इन्विटेशंस वर सेंट बाय कुरियर, द इन्विटेशंस हैव बीन सेंट बाय कुरियर, द इन्विटेशन हैड बीन सेंट बाय कुरियर, द इन्विटेशंस हैड बीन बीइंग सेंट बाय कुरियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बीन ऐड हो जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद बीन आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। अब हाइलाइटेड वर्ड दिया है करंट। होमोनिम क्या होता है कि जो ऐसे वर्ड होती है ना जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका जो मतलब है वो अलग होता है। करंट का मतलब इसमें क्या कह रहा है, द करंट डिबेट इन्वॉल्व्स की इकोनॉमिक इश्यूज। तो करंट डिबेट मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं अपने, तो प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब ऐसा देखना है कि वो वर्तमान के बारे में ना हो, स्पेलिंग सेम हो बट उसका मतलब कुछ और हो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द स्विमर फॉट अगेंस्ट द करंट। ऑप्शन अब इसमें जो करंट यूज हुआ है ये धारा के विपरीत जाने के लिए किया है। जो स्विमर है वो जो पानी का फ्लो है उसके अगेंस्ट तैर रहा है। ठीक है। तो आंसर तो इसका यही होना चाहिए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। द करंट ट्रेंड्स फेवर डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या, करंट ट्रेंड्स ये भी वर्तमान की बात कर रहा है। हिज करंट एड्रेस इज अननोन, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। द मिनिस्टर स्पोक ऑन करंट पॉलिसी, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। अब इसमें पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द मशीनरी वाज नोन टू हैव बीन ऑपरेटेड मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। ऑप्शन ए, मैनुअल ऑपरेटर्स वर नोन टू द टेस्ट मशीनरी। इसमें तो ये सेंटेंस ही कम लग रहा है तो ये तो नहीं होगा। समवन वाज नोन टू ऑपरेट द मशीनरी मैनुअली ड्यूरिंग टेस्टिंग। इट वाज नोन दैट machinery has been manually tested. It is known that someone manually operated the machinery during testing. अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वाज नोन मतलब के पास्ट, सिंपल पास्ट में है। ठीक है। टू बी हैव बीन ऑपरेटेड तो इसका जो हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेजेंट में है तो इसमें प्रेजेंट में कौन सा है, ऑप्शन डी है ना प्रेजेंट में। ये पास्ट में है, ये पास्ट में, ये पास्ट में। इट इज़ नोन दैट समवन मैनुअली ऑपरेटेड द मशीनरी ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चूज द मोस्ट suitable ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड ऑफ द सेंटेंस द डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल। हाईलाइटेड वर्ड इसमें ये है मतलब, अब इसको रिप्लेस करना है। तो डिस्कस्ड इन डिटेल, दे के साथ डिस्कस्ड आ सकता है। और भी ऑप्शन देखते हैं। दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल, डिस्कस्ड डिटेलली, डिस्कस्ड विद डिटेल्स। ठीक है। इसमें इसमें ऑप्शन बी आना चाहिए इसका आंसर, दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन है ये वैसे सही हो सकता है लेकिन इसमें ये द प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन ए नहीं आ सकता। वैसे सही है दे डिस्कस्ड इन डिटेल बट इसमें ये फ्रेज ही गायब कर दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्कस डिटेलली। ये कुछ नहीं होता ऐसा। डिस्कस्ड विद डिटेल्स ये भी नहीं होता, विद नहीं आएगा इसके साथ। चूज द मोस्ट suitable option to replace the highlighted part of the sentence. The book is more better than the previous one. Much better than, better from, more good than, better than। अब ये जो है कंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो कंपैरेटिव में इसमें मोर भी आ रहा है, बेटर भी आ रहा है, मतलब ये सुपरफ्लूअस एरर हो गया। दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। तो बुक इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन, सिंपली बेटर देन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। द एनवॉय रिपोर्टेड द नेगोशिएशंस वर लैंग्विशिंग बिकॉज नीदर पार्टी वुड कंसीड प्रोसीजरल प्रेसिडेंस। अब इसको जो है कन्वर्ट करते हैं अपन डायरेक्ट। तो वर्क वर्क को है, ये पास्ट में दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो इसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो वर्क की जगह आर आ जाएगा, लैंग्वेजिंग आ जाएगा। अब इसमें आर किस किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो सीधे सीधे यहीं से वर्ब देख के ही अपन ने इसका आंसर सही कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एनबॉय
The negotiations were languishing because neither party will concede. ये वुड की जगह विल हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ये सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। She said I was very tired yesterday. She said she had been very tired the day before. She said she was very tired yesterday. She said she had been very tired yesterday. She said she is very tired the day before. ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो शी सैड, शी हैड बीन, वास को कन्वर्ट करेंगे, अगर ये पास्ट सिंपल पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हैड बीन आएगा। शी हैड बीन वेरी टायर्ड, और यस्टरडे जो है वो डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Rearrange the following sentences in correct order to make a logical passage. Data from multiple sources was compiled for the report. The data was analyzed to derive logical insights. The insights were used to make strategic decision. A report was generated to present the findings. अब ये पैसेज जो दिया है इसमें पहला सेंटेंस देखते हैं कि किस सेंटेंस से अपन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज वाज कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट, ठीक है, इससे कर सकते हैं। द डेटा वाज एनालाइज्ड, अब इसमें द डेटा बोला है, मतलब ये जो पहले डेटा आया है इसके बारे में बात कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन से नहीं अपन ओपन कर सकते। इनसाइट्स, अब ये इसी इनसाइट्स के बारे में बात कर रहा है तो इससे भी ओपन नहीं होगा। अ रिपोर्ट वाज जनरेटेड टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा बी हो जाएगा। अब तीसरे में क्या है कि डेटा ले लिया अपन ने, डेटा कंपाइल कर लिया, फिर उस डेटा को एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब उस डेटा के बाद क्या हुआ कि एक रिपोर्ट जनरेट करी, ठीक है, तो तीसरा ये हो जाएगा। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद अपन उस रिपोर्ट को यूज़ करके फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। Rearrange the following sentences to form a meaningful passage. Scientists had a long theorized the existence of gravitational waves. Their detection confirmed a major production in Einstein's theory. Reverentially observed by LIGO in 2015, the event opened new avenues and astrophysics. तो इसमें भी अब फर्स्ट सेंटेंस पकड़ेंगे अपन कि किससे अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये रेवरेंशियली नहीं आएगा, यहाँ आएगा दे आएगा, देवर एवेंचुअली आएगा, दे एवेंचुअली आएगा, ठीक है, दे एवेंचुअली आएगा यहाँ पे, दे एवेंचुअली ऑब्जर्व बाई लीगो। तो साइंटिस्ट हैड अ लॉन्ग थियोराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो हो जाएगा अपना फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है देयर डिटेक्शन कंफर्म्ड अ मेजर प्रोडक्शन ऑफ आइंस्टीन थ्योरी। तीसरा देखते हैं, दे एवेंचुअली, दे यहाँ पे यूज़ किया गया है साइंटिस्ट के लिए, तो सेकंड ये हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व बाय लीगो, द इवेंट ओपन न्यू एवेन्यूज एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देयर डिटेक्शन कंफर्म्ड अ मेजर प्रोडक्शन, और तीसरा अपना ये हो सकता है, चौथा अपना ये हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो हो रहा है 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। Filling the blanks with correctly spelt word. Their explanation was filled with dash, making it hard to discern the truth. जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो भरी हुई है किस चीज़ से, मेकिंग इट हार्ड टू डिसर्न द ट्रुथ। डिसर्न, डिसर्न का जो मतलब होता है वो होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, सच्चाई को पहचानने के लिए जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो भरी हुई है। मतलब ऑफस्केशन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ऑफस्केशन, ऑफसेशन, ऑफस्केशन, ये दोनों सेम हो गई हैं। ऑफस्केशन, ठीक है, तो अब ये दोनों सेम है तो आंसर तो इनमें से ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज कर लेना है, यहाँ पे एक और एन लगा लो, तो ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। ऑफस्केशन का मतलब क्या होता है, इसके जो सिनोनिम है वो होता है ऑब्सक्योर।
ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी भरी हुई थी, मतलब अस्पष्ट थी, जो कि समझने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। सच्चाई समझने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। ठीक है। Although the candidate lacked the conventional qualifications, she managed to secure the prestigious internship after her mentor discreetly dash within the organization. अब इसमें ईडियम बताना है, ये सारे ईडियम वाले सेंटेंस है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि पर्टिकुलर डे पे कोई काम खत्म कर देना, उसको काम को रोक देना। ठीक है। टू द पॉइंट मतलब टू बी प्रिसाइज, एकदम सटीक। इन द लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए। पुल्ड अ फ्यू स्ट्रिंग्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैंडिडेट में क्या है कि क्वालिफिकेशन की कमी थी, उसके बावजूद भी वो इंटर्नशिप के लिए हायर हो गई और मेंटर डिस्क्रीटली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो है उसने बहुत सारे कनेक्शंस जोड़े। पुल्ड अ फ्यू स्ट्रिंग्स का मतलब है कि इन्फ्लुएंस, अपने कनेक्शंस वगैरह लगाए, रेफरेंस वगैरह लगाई, तो इसका वही मतलब होता है। ठीक है। पुल्ड अ फ्यू स्ट्रिंग्स, थोड़ी जान पहचान बढ़ाई, उसकी वजह से कैंडिडेट का उसमें इंटर्नशिप मिल गई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस, सबड्यू करना। सप्रेस मतलब दबाना, किसी को प्रेशराइज करना बाय फोर्स। ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो तो सप्रेस हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा प्रोवोक। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस पे बैठना मतलब कुछ भी डिसाइड ना कर पाना। तो ऑप्शन ए क्या है, सपोर्टिंग द वीकर साइड, ये नहीं होगा। रिमेनिंग अनडिसाइडेड ये हो जाएगा। टेकिंग इमीडिएट एक्शन ये नहीं होगा। स्पीकिंग ओपनली ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब किसी पे भी मतलब स्टैंड ना ले पाना, कोई भी साइड चूज ना कर पाना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, टू रन अवे क्विकली, टू चेंज साइड्स, टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, किसी भी चीज़ को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना। ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरा नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। और भी पार्ट्स आएंगे इसके, और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हुए हैं सीजीएल का एग्ज़ाम होने में। तो तब तक मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट ला सकूँ, जिससे कि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है। थैंक यू गाइस।